आज सुनिए ब्योमकेश बख्शी सीरीज की कहानी विपदा का सहार। लेखक सरदेंदु बंदोपाध्याय। निराश होकर ब्योमकेश ने अखबार मेरी गोद में फेंक दिया और बड़बड़ाने लगा, कुछ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं। इससे तो अच्छा है कि प्रेस वाले अखबार के पृष्ठों को खाली ही छोड़ दे, कम से कम छपाई का खर्च तो बचेगा। मुझे उसकी झुंझलाहट बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों, क्या कुछ भी नहीं है अखबार में? तुम ही तो कहते हो कि दुनिया की सारी खबरें केवल वर्गीकृत विज्ञापनों में होती हैं। व्योमकेश ने मायूसी में एक चिरुट सुलगाया और बोला, नहीं, कुछ नहीं, व्यक्तिगत सूचनाओं में भी कुछ नहीं। किसी ने विज्ञापन दिया है कि वह विधवा से शादी करना चाहता है। अरे विधवा ही क्यों, जबकि कुंवारी लड़कियों की तो कतार लगी है। जरूर उसके मन में कोई चोर बैठा है। हाँ, बात तो सही है, पर और भी तो कुछ होगा। और एक बीमा कंपनी ने तो इतना बड़ा इश्तिहार छापा है। वह संयुक्त रूप से पति पत्नी का बीमा करेगी और यदि किसी कारण से उनमें से एक की भी मृत्यु हो जाती है तो बीमा की सारी रकम जीवित साथी को मिलेगी। ये बीमा कंपनियां जीवन को इतना कष्टमय बना सकती हैं, यानी आदमी शांति से मर भी नहीं पाएगा। ऐसा क्या है इसमें? इसमें भी तुम्हें कोई गूढ़ दोष दिखाई देता है? बीमा कंपनी को तो प्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर क्या वह लोगों के दिमागों में अपराध का बीज बोने जैसा नहीं है? मैंने कहा, मैं समझा नहीं, जरा विस्तार से समझाओ। व्योमकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने हताशा से भरा एक निश्वास छोड़ा, अपने पैरों को मेज पर रखकर छत की ओर देखते हुए चुरुट का कश खींचने लगा। सर्दियों का मौसम था, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी। कलकत्ता वासी छुट्टियां मनाने शहर छोड़कर दूरस्थ स्थलों के लिए निकल गए थे और दूसरे शहर के वासी कलकत्ता घूमने आ गए थे। यह कहानी तब की है जब व्योमकेश का विवाह नहीं हुआ था। अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुकूल हम दोनों सुबह की चाय पर अखबार पढ़ रहे थे। 3 महीने की लंबी अवधि बिल्कुल खाली गुजरी थी। खाली बैठे बैठे व्योमकेश जैसे मजबूत व्यक्ति में भी एक प्रकार की ऊब और निठल्लापन बैठ गया था। दिन भर खालीपन के दिन लुढ़कते जा रहे थे। हर एक दिन अखबार देखते कि शायद कुछ मिल जाए, पर सब व्यर्थ। अखबारों में जो भी भरा होता हमारे लिए बेकार था। दिन बीतने के साथ साथ मन भी बोझिल होने लगा था। मैं कल्पना ही कर सकता था कि सोचने की ऊर्जा के अभाव में व्योमकेश का मस्तिष्क कितना भूखा होगा। मैंने इस विषय में ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा यदि मैं इसकी चर्चा करूंगा तो शायद कहीं यह ना सोच बैठे कि मैं उस पर निठल्ले का दोष मढ़ रहा हूं। आज सुबह भी उसके निराश चेहरे को देखकर मुझे दुख हुआ, यह सोचकर कि जिस अंधी गली में वह फंसा बैठा है उससे बाहर निकलने के लिए वह स्वयं ही योग्य है। मैंने खालीपन की चर्चा छोड़ दी, चुपचाप अखबार के पन्नों में खो गया। सर्दियों में कलकत्ता सम्मेलनों और सेमिनारों का गढ़ बन जाता है। इस वर्ष भी सम्मेलनों की बाढ़ थी। अखबार वालों को अपने पन्ने भरने का भरपूर मसाला मिल रहा था। तरह तरह की खबरें, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के विस्तृत समाचार। मैंने देखा इस समय कोई 6 से 7 सम्मेलन चल रहे थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली में अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस चल रही थी। बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिक देश के कोने कोने से एकत्र होकर अपने सारगर्भित धुआंधार भाषणों से दिल्ली के प्रदूषण को और बढ़ा रहे थे। उनकी खबरों को पढ़ने से उत्पन्न जो सेकंड हैंड प्रदूषण मेरे मस्तिष्क झेल रहा था, वह निश्चित रूप से मस्तिष्क पर एक लौच छोड़ जाएगा। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक काम करने से ज्यादा बोलते क्यों हैं। वैज्ञानिक जितना बड़ा होगा उसका भाषण उतना ही बड़ा होगा। अगर कोई विमान या स्टीम इंजन का आविष्कार करे तो धुआंधार लेक्चर दे तो उससे सुनने का बनता है, पर जब तुम एक कीड़ा या उसके मारने तक की दवा नहीं बना सकते तो तुम्हारी लफाजी कौन सुनता है? सब की सब बकवास। साइंस कांग्रेस की खबर पढ़ते हुए एक नाम कुछ दिलचस्पी हुई। नाम था कलकत्ता के विख्यात प्रोफेसर और रिसर्चर डॉक्टर देव कुमार सरकार का। उन्होंने अधिवेशन में एक लंबा भाषण दिया था। ऐसा नहीं कि बंगाल के अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भाषणों में सम्मेलन को लाभान्वित न किया हो, पर प्रोफेसर देव कुमार सरकार के नाम पर नजर इसलिए पड़ी कि वे हमारे पड़ोसी हैं। हमारे घर से 2 मकान छोड़कर कोने वाला मकान उनका है। यद्यपि हमारी उनसे जान पहचान नहीं थी, किंतु हम उनके बेटे हाबुल को जानते थे, जो हमारे यहाँ आया करता था। वह दरअसल में व्योमकेश का बड़ा प्रशंसक था। 18-19 साल का युवक हाबुल
कॉलेज के छात्र था। वह आता और बड़ी श्रद्धा से ब्योमकेश को ताकता रहता था और ब्योमकेश मुस्कुराकर मन ही मन उसकी श्रद्धांजलि स्वीकार कर लेता। कभी कभी हम आबुल को चाय पर भी बुलाते। उस समय उसके रोमांच का कोई अंत ना होता। इस लिहाज से भी मेरे मन में जिज्ञासा थी कि हमारे उस युवा मित्र के पिता ने अपने भाषण में क्या कहा। एक सरसरी निगाह डालकर मैंने पाया कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को विकास में जो आर्थिक कठिनाइयां आती हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैंने सोचा यदि मैं उसे जोर से पढ़कर ब्योमकेश को सुनाऊं तो शायद ब्योमकेश के बोझिल मस्तिष्क को कुछ राहत पहुंचे। यह सोचकर मैं बोला, ए सुना सुनो, हमारे हाबुल के पिता ने दिल्ली में क्या कहा है। ब्योमकेश ने कोई उत्साह नहीं दिखाया और ना ही अपनी नजरों को छत के बीमों से हटाया। फिर भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र वैज्ञानिक ज्ञान के बिना महान राष्ट्र नहीं बन सकता। यह आम धारणा बन गई है कि भारतीय वैज्ञानिकों में खोज और आविष्कार तथा उत्पादक रिसर्च करने की क्षमता नहीं है और इसी भारत के स्वावलंबी न हो पाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। इसका कोई आधार नहीं। इसका सबूत है हमारा गौरवमय इतिहास। यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत का प्राचीन काल ज्ञान और विज्ञान में इतना वैभवपूर्ण और उन्नतशील था जिसके सूत्रों के बल पर ही आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई और सुदूर क्षेत्रों में उसका विस्तार हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन के 4 आधार स्तंभ हैं: गणित, खगोल विद्या, चिकित्सा और मूर्ति कला। इन चारों का जनक भारत ही है। फिर भी आज के युग में यह तर्क व्यर्थी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी आविष्कार की अद्भुत क्षमता इसकी ओर अग्रसर है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कारण कुछ और है जिसने हमारी योग्यता की ऊर्जा को निष्क्रिय बना दिया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और ज्ञानियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। उन्हें साधनों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जब कभी धन की आवश्यकता होती तो वह राजकीय कोष से प्राप्त हो जाता था। राजकीय कोष की अकूत संपदा उनकी खोज और आविष्कारों के लिए हर दम उपलब्ध रहती थी। आर्थिक साधनों की चिंताओं से मुक्त रहकर ज्ञानी और वैज्ञानिक अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपने शोध में लगाते थे और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने प्रयासों में पूर्ण सफलता मिलती थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की दशा कैसी है? सरकारें वैज्ञानिक शोध को प्रश्रय देने से कतराती हैं। उधर समाज का आर्थिक रूप से सक्षम धनी वैभवशाली वर्ग भी अनुसंधान और शोध योजनाओं में खास दिलचस्पी नहीं रखता। ऐसी स्थिति में हमें सीमित साधनों में बंधकर अपना कार्य करना पड़ता है। यह ताज्जुब की बात है कि छोटी छोटी प्रयोगशालाओं में भी ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जिसे देखकर सब वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अपने आविष्कार को दुनिया की नज़र से बचाकर दूसरी खोजों में लग जाते हैं। वे जानते हैं कि वे अकेले हैं, उनकी सहायता के लिए कोई आने वाला नहीं है। ऐसी विचित्र स्थिति में किसी को अपनी खोज या आविष्कार बताने से भी भय खाते हैं, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि जिस क्षण किसी को उनके आविष्कार का पता चल जाएगा उसकी खोज का श्रेय वैज्ञानिक से छीनकर अपने पर ले लेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे चोरों की कमी नहीं है। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि हमें आर्थिक सहायता दो, हमारे पास शोध व अनुसंधान के लिए अनियंत्रित साधन हो तथा वैज्ञानिकों को उनके आविष्कारों का श्रेय देने की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम चाहते हैं। अरे बस बस, प्रोफेसर के ज्ञान की चर्चा में यह भूल ही गया कि कोई और भी उसे सुन रहा है। ब्योमकेश ने एकाएक बीच में काट दिया। बस इतना ही काफी है। क्यों, क्या हुआ? हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए, वह भी चाहिए। सुनते सुनते कान पक गए। बस दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मैंने कहा, यही तो दोस्त, फेल होने के बहाने अनेक हैं। देव कुमार बाबू का भाषण पढ़कर लगता है कि देश के ज्ञानी और विज्ञानी भी काम चोरी की इस प्रवृत्ति से बरी नहीं है। ब्योमकेश के उदास होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वह बोला, हाबुल देखने में एक सीधा साधा लड़का दिखाई देता पर बुद्धिमान है। उसके पिता होने के नाते देव कुमार बाबू कैसे ऐसे फिजूल की बातें अपने लेक्चर में बोलते फिरते हैं। यह जरूरी नहीं कि बुद्धिमान लड़के का पिता मेधावी हो। क्या तुम प्रोफेसर सरकार से मिले हो? मैंने पूछा। मैं शायद नहीं मिला हूं, पर उनसे मिलने की लालसा भी नहीं हुई। लेकिन सुना है उन्होंने दूसरी शादी की है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? और ब्योमकेश ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। घड़ी ने 8:30 बजाए। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था तो मैं पुतीराम से एक और कप चाय बनाने के लिए कहने जा ही रहा था कि ब्योमकेश आंखें खोलकर सीधा बैठ गया। मुझे सीढ़ियों से पदचाप की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा है। उसने कान फिर से लगाए।
हाबुल बोलते हुए फिर निराश मन से लेट गया। हाबुल ही है, क्यों आए? लगता है जल्दी में है। एक क्षण बाद दरवाजा खुलकर हाबुल तेजी से अंदर आकर बैठ गया। उसके मुंह की हवाइयां उठ रही थी, आंखों में भय था, जैसे कोई विभत्स घटना देखी हो। वह कोई आकर्षक लड़का नहीं था। मोटी थुल देह पर गोल चेहरा, हल्की घास जैसी दाढ़ी, वह व्याकुल दिखाई दिया। मैंने उठकर पूछा, ए हाबुल क्या हुआ? लेकिन हाबुल पागल की तरह ब्योमकेश को देख रहा था, जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। वह उठा और लड़खड़ाकर ब्योमकेश के नजदीक पहुंचा और बड़बड़ाया, ब्योमकेश दा सर्वनाश, मेरी बहन एकाएक मर गई। और वह जोर जोर से रोने लगा। ब्योमकेश ने हाबुल का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाया। कुछ देर वह वैसे ही रोता रहा। अनायास विभत्स कांड से लड़का अपना होश खो बैठा था। हम लोगों को अब तक यह पता ही नहीं था कि हाबुल की बहन भी है। उसने अपने परिवार के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था। मैंने इतना ही सुना था कि हाबुल की मां के मरने के बाद देव कुमार बाबू ने दूसरी शादी कर ली और हाबुल तथा उसकी नई मां के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है। थोड़ी देर बाद हाबुल कुछ शांत हुआ और बताने लगा, पिताजी दिल्ली गए हैं और घर में हैं उसकी बहन और उसकी माँ। आज सुबह रोज की तरह पढ़ने के लिए ऊपर अपने कमरे में चला गया। घड़ी में 8 के घंटे बजने के बाद उसकी माँ की चीख सुनाई थी। वह नीचे भागा। उसने देखा कि माँ रसोई के बाहर खड़ी जोर जोर से रो रही है। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है, इसलिए मैंने रसोई में घुसकर देखा कि उसकी बहन रेखा स्टोव की ओर झुकी खड़ी है। उसने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ। जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने उसके पास जाकर उसे हिलाकर देखा तो पता चला कि वह मर चुकी है। उसकी देह ठंडे पत्थर जैसी और हाथ पैर अकड़े हुए थे। इतना कहकर आकुल फिर सिसकने लगा। मैं क्या करूं? व्योमकेशदा, पिताजी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आपके पास भागा आया। रेखा मर गई है। हे भगवान, ये कैसे हो गया व्योमकेशदा? हाबुल की दशा देखकर मुझे भी दया आ गई। व्योमकेश ने हाबुल के कंधों पर हाथ रखकर कहा, हाबुल अपने को संभालो भाई, संकट में हिम्मत नहीं हारते। अच्छा यह बताओ कि रेखा को क्या कोई बीमारी थी, कोई हृदय की बीमारी? मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ था। उम्र क्या थी? 16 वर्ष। वह मेरे से 2 वर्ष छोटी है। क्या उसे हाल ही में बेरी बेरी या कोई अन्य बीमारी हुई? नहीं। व्योमकेश ने फिर कुछ देर सोचा, फिर बोला, चलो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। जब तक मैं स्वयं ना देख लूं क्या हुआ है तब तक कुछ कह नहीं सकता। तुम अपने पिता को तार देकर तुरंत आने को कहो। लेकिन रुको, अभी जरूरी है कि हमें एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर रुद्रा तो तुम्हारे बगल में ही रहते हैं। तब चलो, आओ अजीत। जल्दी ही हम देव कुमार बाबू के घर पहुंच गए। घर सामने से तिकोना था, जैसे दोनों तरफ बने घरों ने इस घरों को दोनों ओर से घिरकर तिकोनिया कर दिया। इसलिए नीचे एक कमरा और रसोई दिखाई दी, उसके साथ भंडार घर और पीछे बाथरूम था। घर के दरवाजे पर पहुंचते हुए हमें दिखाई दिया एक महिला खड़ी चीख रही है। स्वर में परेशानी और व्याकुलता थी, लेकिन शोक का आभास कतई नहीं था। स्पष्ट था कि महिला अपनी युवा पुत्री के मरने के शोक से चिल्ला रही है। दरवाजे पर एक बूढ़ा नौकर दिग्भ्रमित होकर खड़ा था। व्योमकेश ने उससे कहा, तुम यहाँ काम करते हो? जाओ सामने के घर से डॉक्टर बाबू को बुला लाओ। कुछ काम मिल जाने से वह खुश होकर बोला, जी सर, और चला गया। हम लोग हाबुल के साथ अंदर दाखिल हुए। जिस महिला की चीख हमें बाहर से सुनाई दी थी, वह सीढ़ियों के नीचे खड़ी चिल्ला चिल्ला कर अपने से ही बात करती जा रही थी। हमारे कदमों की आवाज से उसने चौंक कर हमें अजीब नजरों से देखा कि हाबुल के साथ 2 अजनबी आ रहे हैं, तो जल्दी से आंचल ढककर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। चढ़ते समय मैंने उसके चेहरे की झलक से महसूस किया कि उसे हमारा आना अच्छा नहीं लगा। झलक के तुरंत बाद उसने चेहरे को आंचल से छिपा लिया। हाबुल धीरे से बड़बड़ाया, मेरी माँ है। ओह अच्छा, व्योमकेश ने कहा, रसोई किधर है? हाबुल ने छोटे से चौके की ओर इशारा कर दिया। उसके बगल में छोटे छोटे कमरे थे। सबसे बड़ा कमरा रसोई घर था। बाहर नल लगा था, जिसकी टपकती बूंदों से वह स्थान चिकना हो गया था। हमने अपने जूते उतार दिए और अंदर गए। कमरे में रोशनी की कमी थी, कोई खिड़की भी नहीं थी। हाबुल ने आगे बढ़कर रसोई का स्विच दबाया, जिससे एक मटमैला प्रकाश फैला और हमें साफ दिखाई देने लगा। दरवाजे के सामने वाली दीवार से सटे 2 कोयले के चूल्हे एक ऊंचाई पर बने हुए थे, जिनमें कोयला भरा था, पर उनमें जला हुआ एक भी ना था। एक चूल्हे के सामने एक लड़की आगे को झुकी खड़ी थी, जैसे पूजा कर रही हो। उसका सिर आगे की तरफ झुका हुआ था, एक हाथ नीचे लटका झूल रहा था, लेकिन पीछे से देखने में नहीं लगता था कि उसकी देह में जान नहीं है। व्योमकेश ने झुककर उसके हाथ की कलाई पकड़कर नब्ज देखी। उसके चेहरे को देखकर मैं जान गया कि उसको नब्ज नहीं मिली। उसके हाथ को देखकर व्योमकेश ने उसके मुंह को उठाने की कोशिश की। वह थोड़ा सा ही ऊपर उठ सका, क्योंकि अब तक सारे शरीर में ऐंठन जम गई थी।
देखने में लड़की आकर्षक थी। रंग गोरा, तिकोनिया चेहरा पर मछली जैसे होंठ, उसकी उम्र के लिहाज से शरीर भरा भरा था। लंबे बालों को शायद उसने यूं ही छोड़ रखा जो पीछे झूल रहे थे। वह छपी सूती साड़ी पहने थी। दोनों हाथों में सोने की 3-3 चूड़ियां, कान में टॉप्स तथा गले में हल्का स्वर्ण हार था। व्योमकेश ने नजदीक से एक बार फिर उसका मुआयना किया। वह सीधा होकर 3 कदम पीछे गया। वहां से उसने एक बार फिर देखा। पूरा मुआयना करने के बाद वह दोबारा उसके पास गया और इस बार लड़की के मुड़े हुए दाएं हाथ को देखा। उसने हथेली देखनी चाहिए तो देखा वह कोयले से काली हो गई थी। स्पष्ट था कि उसने ही चूल्हे में कोयला भरा था। उसने देखा कि हथेली के अंगूठे से पहली उंगली सटी हुई है। दोनों को अलग करने में एक छोटा तिनका निकलकर नीचे गिर गया। उसने उठाकर देखा, वह जली हुई माचिस की तीली थी। तीली को नजदीक से देखने के बाद उसने फेंक दिया। फिर उसने लड़की के बाएं हाथ को देखा, हथेली बंद थी। उसकी उंगलियों को हटाकर मुट्ठी खोली तो नीचे माचिस की डिब्बी गिर गई। व्योमकेश ने डिब्बी को खोलकर देखा, उसमें कुछ तीलियां बची हुई थी। फिर सोचकर वह धीरे से बोला, वही तो, जो मैंने सोचा था वही निकला। मृत्यु तभी हुई जब उसने चूल्हा सुलगाने के लिए माचिस जलाई। व्योमकेश ने अब उसे छोड़कर रसोई घर में चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने लड़की के पीछे से दरवाजे तक फर्श पर बने पद चिन्ह को देखा और बोला, नहीं, मृत्यु के समय रसोई घर में कोई और नहीं था। बाद में एक महिला ने प्रवेश किया और फिर हाबुल अंदर आया। उसी समय रसोई घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। व्योमकेश बोला, शायद डॉक्टर साहब आए हैं। हाबुल, उन्हें अंदर ले आओ। हाबुल चला गया। उस समय मौका देखकर मैंने पूछा, कुछ मिला? व्योमकेश ने हताश स्वर में कहा, ऐसा कुछ नहीं। इतना जरूर पता लगा कि मृत्यु से पहले तक लड़की को जरा भी आभास नहीं था कि उसकी मृत्यु होने वाली है। तो हाबुल डॉक्टर रुद्रा को लेकर आ गया। डॉक्टर रुद्रा मध्य व्यय के कलकत्ता के जाने माने फिजिशियन थे, किंतु वे अपने रूखे स्वभाव और क्रोध के कारण बदनाम भी थे। उनका पारा हमेशा आसमान पर रहता था। यहाँ तक कि मरने वाले मरीज के सामने भी उनका बर्ताव इतना बेहुदा और कर्कश होता था कि कोई और डॉक्टर होता तो उसकी दुकान छोड़कर भाग जाना पड़ता उसको। लेकिन जहाँ तक योग्यता का प्रश्न था, वे अपने हुनर में इतने माहिर थे कि लोग उनके स्वभाव के बावजूद हमेशा उन्हीं के पास जाते थे और यही उनकी सफलता का रहस्य था। उनकी प्रैक्टिस भी बहुत तगड़ी थी। डॉक्टर रुद्रा की शक्ल उनका परिचय देने के लिए काफ़ी थी। काले यानी कोयले से काले, घोड़े जैसे मुंह पर चमकती छोटी छोटी लाल आंखें, जिस पर पड़ती वह दहशत में आ जाता। होठों पर भी वह कर्कशता। कोट और पैंट और जूते पहने जैसे ही उनका प्रवेश हुआ तो लगा जैसे वातावरण में तेज गर्मी की लहर व्याप्त हो गई है। हाबुल ने चुपचाप अपनी बहन की ओर इशारा कर दिया। डॉक्टर रुद्रा ने अपनी आदत अनुसार रूखे स्वर में कहा, क्या है, मर गई क्या? व्योमकेश बोला, आप देखिए और बताइए। डॉक्टर रुद्रा ने क्रोधी निगाह से व्योमकेश को देखा और बोले, आप कौन? मैं परिवार का मित्र हूँ। ओह, उन्होंने व्योमकेश को अनसुना करते हुए हाबुल से पूछा, यह लड़की कौन है, देव कुमार बाबू की बेटी? हाबुल ने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर रुद्रा के चेहरे पर एक उत्सुकता तैर गई। उन्होंने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, इसी का नाम रेखा है? हाबुल ने फिर सिर हिला दिया। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं। एकाएक डॉक्टर रुद्रा ने झुककर लड़की की नब्ज देखकर आंखों की पुतलियां देखी और उठकर बोले, इसकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु लगभग 2 घंटे पहले हुई है। शरीर अकड़ गया है। उन्होंने यह बड़े चाव से कहा, जैसे यह सुनकर मौजूद लोगों में खुशी की लहर फैलने वाली थी। व्योमकेश ने पूछा, क्या यह संभव है कि मृत्यु का कारण पता लग सके? यह लाश के पोस्टमार्टम पर ही पता चलेगा। मैं जाता हूँ। और हाँ, मेरी फीस 32 रुपये घर में मेरे भेज दीजिए। और हाँ, पुलिस को सूचित करना ना भूलिए क्योंकि मौत अप्राकृतिक है। यह कहकर डॉक्टर रुद्रा घर से बाहर निकल गए। रसोई घर से बाहर आते हुए व्योमकेश बोला, हाँ, पुलिस को सूचित करना तो जरूरी है, अन्यथा बाद में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैं स्थानीय चौकी के इंस्पेक्टर वीरेन बाबू को जानता हूँ, मैं उन्हें सूचित कर देता हूँ। उसने एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखकर नौकर को देते हुए कहा कि यह चिट्ठी स्थानीय पुलिस चौकी में जाकर दे दे। फिर बोला, बॉडी से अब और कोई छेड़छाड़ ना हो, पुलिस आकर खुद ही सब कुछ देख लेगी। और उसने रसोई घर को बंद करके हाबुल से कहा, हाबुल, एक बार रेखा के कमरे का मुआयना कर लेना उचित होगा। हाबुल ने गंभीर आवाज में कहा, चलिए, और आगे आगे सीढ़ियां चढ़ने लगा। शुरू के रोने धोने के बाद वह जैसे जड़वत हो गया था और यंत्रवत बात करता था। जो पूछा जाता उतना ही उत्तर बस। प्रथम तल पर 3 कमरे थे, जिनमें से अंतिम कमरा रेखा का था और पहले 2 कमरे संभवतः देव कुमार बाबू और उनकी पत्नी के बेडरूम थे।
रेखा का कमरा यद्यपि छोटा था पर साफ सुथरा था। एक तरफ पलंग, दूसरी ओर खिड़की के पास डेस्क, जिसके पास 2 बुक शेल्फ थे जिनमें बंगला पुस्तकें भरी हुई थी। एक कोने में शीशा लगा हुआ था जिसके नीचे ब्रश, रिबन, हेयर क्लिप टंगे हुए थे। कहने का मतलब यह है कि कमरे में आकर लगता था कि यह एक दक्ष, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की का कमरा है। व्योमकेश एकाध चीजों को उठाकर देखता रहा। उसने हेयर पिन और रिबनों को उठाकर देखा, उसके बाद खिड़की के पास जाकर देखा। वहां से डॉक्टर रुद्रा का घर दिखाई देता था। दोनों की छतें पास पास थीं। उसके बाद वह डेस्क के पास आया, दरवाजा के पास दराज खोलकर देखा। कुछ नोटबुक, लेटर पैड, सेंट की शीशी और कुछ सफ़ेद गोलियां रखी थी। एस्पिरिन। क्या रेखा एस्पिरिन लेती थी? हाँ, कभी कभी, जब कभी उसे सिर दर्द होता था, हाबुल ने उत्तर दिया। व्योमकेश ने दराज बंद कर दी और तेज कदमों से चहलकदमी करने लगा। एकाएक वह पलंग के पास रुक गया। उसने ध्यान से देखा। रजाई पैरों की तरफ सिकड़ी पड़ी थी, चादर पर सलवटें थी और तकिए पर सिर के निशान मौजूद थे। यानी रात में रेखा अपने बिस्तर पर सोई थी। कुछ क्षणों के लिए मेरा दिमाग गमगीन ख्यालों में डूब गया। इस जीवन का क्या भरोसा। अभी तक उसके नींद के लक्षण ज्यों के त्यों बने हुए थे और वह प्राणी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। कितना क्षण भंगुर है यह जीवन। विचारों में मग्न व्योमकेश ने तकिए को उठाकर देखा। उसके नीचे एक हरे रंग का कागज तय किया रखा दिखाई दिया। उत्सुकता से व्योमकेश ने उसे उठा लिया। वह लेटर पैड का कागज था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद व्योमकेश ने खोल दिया और पढ़ने लगा। मैं भी व्योमकेश के पीछे खड़ा होकर देखने लगा। लिखावट इस तरह की थी। वह पत्र इस प्रकार था। नोटुदा, हमारे विवाह अब नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पिता ने 10,000 रुपये दहेज के रूप में मांगे और मैं जानती हूँ कि मेरे पिता इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएंगे। शायद तुम जानते होंगे कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इस घर में अब जीना भी कठिन हो गया। क्या तुम मेरे लिए जहर ला सकते हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फार्मेसी में कई प्रकार के जहर होते हैं। मुझे कोई जहर ला दो। अगर नहीं लाओगे तो जीवन समाप्त करने का मैं कोई दूसरा साधन ढूंढूंगी। तुम जानते ही हो मैं अपना वायदा निभाती हूँ। सदैव तुम्हारी रेखा। व्योमकेश ने शांत वातावरण में पत्र को पढ़ा और उसे हाबुल को दे दिया। उसने फिर से वह पत्र पढ़ा और पढ़ते पढ़ते रोने लगा। आंसुओं की धार उसके चेहरे पर बहने लगी। वह बोला, मुझे मालूम था एक दिन यह होगा, रेखा आत्महत्या कर लेगी। और यह नोटुदा कौन है? नोटुदा डॉक्टर रुद्रा का लड़का है। दोनों के रिश्ते की बातचीत चल रही थी। नोटुदा अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उस जंगली पुरुष ने 10,000 के दहेज की मांग की थी पर पिताजी को नाराज कर दिया। व्योमकेश ने अपनी हथेलियों से एक बार अपना चेहरा साफ किया और बोला, लेकिन अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो। उसने हाबुल के हाथों को पकड़कर बैठाया और आहिस्ता धीमी आवाज में उसे सांत्वना देने लगा। रूंधे गले से हाबुल बोला, व्योमकेश था मेरी एक बहनी थी जिसको मैं अपना कह सकता था। माँ गुजर गई, पिता के पास हमारे लिए समय नहीं। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फुट फुट कर रोने लगा। थोड़ी देर में व्योमकेश के प्रयासों से हाबुल कुछ संभल गया। तब व्योमकेश उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो अब पुलिस आती होगी, उससे पहले मैं तुम्हारी माँ से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाबुल की नई माँ अपने कमरे में थी। हाबुल ने जाकर व्योमकेश की इच्छा की सूचना दी तो उसकी माँ दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसका मुंह अब भी थोड़ा ढका हुआ था। इससे पहले मैंने उसकी एक झलक देखी थी। इस बार मैंने ठीक से देखा। उम्र लगभग 27-28 वर्ष, दुबली और लंबा कद, रंग गोरा और नाक नक्श सामान्य होने के बावजूद उसे सुंदर तो क्या साधारण रूप से आकर्षक भी नहीं कहा जाएगा। कठोर व्यवहार की छाया उसकी आंखों में बस गई थी। यह उसकी भ्रुकुटियों से ही पता लगता था। पतले और मुड़े हुए होठों से दूसरे के प्रति अपमान व दुत्कार झलकता था, जैसे हरदम दूसरों में दोष ढूंढने के लिए तैयार हो। उसकी संपूर्ण चितवन में मुझे आभास हुआ कि स्त्री ने विवाह के पश्चात कभी सुख नहीं पाया है। उसकी अपनी संतान नहीं थी। इस कारण शायद वह पति की पूर्व संतान से भी प्यार नहीं कर पाई और परिणाम स्वरूप उसका कठोर हृदय सहानुभूति अथवा प्यार की भावना से सदा मरुस्थल की तरह वंचित ही रह गया था। मैंने एक और बात देखी। वह अपने निजी जीवन में साफ सफाई रखने में कटिबद्ध है और इसलिए किसी को अपने निजी जीवन में या अपने कमरे में आने देना नहीं चाहती। जिस तरह वह आधे मुंह को आंचल से ढके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी, वह यह संकेत था कि उसे किसी का कमरे में प्रवेश पसंद नहीं। वह नहीं चाहती कि कोई उसके निजी जीवन में खलल पहुंचाए। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने उसके कमरे में जाने का कोई प्रयास नहीं किया और व्योमकेश ने वहीं खड़े रहकर प्रश्न किया, क्या आपने आज सुबह रेखा को देखा था? इस सीधे साधे प्रश्न के उत्तर में उस महिला ने बातों की झड़ी लगा दी।
मैं समझ गया कि आदिकाल से मशहूर स्त्रोचित गुणों के साथ साथ यह महिला वाचाल भी है, अर्थात यदि बोलने का मौका मिल जाए तो रुकने का अंत नहीं। व्योमकेश के प्रश्न से मौका पाकर उसने दुनिया भर की चर्चा शुरू कर दी। आज सुबह जब उसे पता लगा कि आया नहीं आएगी तो उसने रेखा से रसोई घर को साफ करके चूल्हा जलाने के लिए कहा था। पर इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं अपने सौतेले बच्चों से रोजाना ही काम कराती हूँ। मेरी तबीयत ठीक रहने पर मैं कभी एक काम भी उनसे नहीं कराती, लेकिन आया के ना आने के से अकेले सब काम करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए उसने रेखा से चूल्हा जलाने को कहा और खुद अपना कमरा साफ करके नहाने चली गई। उसके बाद यह जाने बिना कि रसोई घर में क्या हो रहा है वह ऊपर आ गई। नहाने के बाद उसने कपड़े बदले, बालों को सुखाया और 10 बार ठाकुर को प्रणाम करके वह जब सीढ़ियों में पहुंची तो देखा यह सर्वनाशी घटना। वह सौतेले बच्चों के जीवन में कभी कोई रोक टोक नहीं करती, पर उसकी किस्मत ही ऐसी है कि हर बार उसे ही समस्या से जूझना पड़ता है। इस बार भी जो हुआ है उसका सारा दोष उस पर ही मढ़ दिया जाएगा, खास तौर पर जब घर के स्वामी लौटेंगे तो हंगामा होगा, यह वह जानती है। पहले ही वह उसके खिलाफ है और अब चाहेंगे कि उसकी मौत ही हो जाए। जैसे ही वह महिला की चपड़ कम हुई, व्योमकेश ने विशेष रूप से पूछ लिया, क्या आपने आज सुबह रेखा को कोई कठोर शब्द कहे थे? यह सुनते ही तो महिला आग बबूला हो गई। कठोर शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलते। मैं ऐसे माहौल में नहीं पली हूँ। जब से मैंने इस घर में कदम रखा है तब से अपने सौतेले बच्चों के साथ रहती आई हूँ। क्या कोई कह सकता है कि मैंने किसी से कभी अपशब्दों का प्रयोग किया हो? लेकिन आज सुबह जब मैंने रेखा को चूल्हा जलाने का कहा तो वापस आकर उसने यह कहते हुए कि उसे माचिस नहीं मिल रही है, वह मेरे कमरे में घुस आई और मेरी शेल्फ से माचिस ले ली। मैं उस समय कमरे में पोछा लगा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम बिना नहाए धोए मेरे कमरे में कैसे घुस गई? इतनी बड़ी होकर तुम्हें इतनी सी अकल नहीं आई? अगर तुम्हें माचिस नहीं मिल रही तो दुकान से मंगा लेती, बस इतना भर तो मैंने कहा था। इससे अधिक एक शब्द नहीं बोली। अगर यह अपराध है तो मैं दोषी हूँ। शांत स्वर में व्योमकेश बोला, सवाल दोषी होने का नहीं, लेकिन रेखा को आपके कमरे से माचिस के लिए क्यों आना पड़ा? क्या माचिस आपके कमरे में रहती है? महिला ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अंधेरे कमरे में नहीं सो सकती, इसलिए मैं कमरे में तेल का लैंप रखती हूँ। लैंप और माचिस शेल्फ पर रखे रहते हैं, यह सभी जानते हैं, रेखा भी जानती थी। मैंने कमरे में झांक कर देखा, वाकई पलंग के सिराने की ओर दीवार से लगे शेल्फ पर एक छोटा सा लैंप रखा था। यही अवसर उसके कमरे में नजर दौड़ाने का था। पूरा कमरा साफ इतना चौबक था कि फर्नीचर भी जैसे जड़ गया था। यहाँ तक कि दीवार पर लगी तस्वीर में माँ काली भी जीवा बाहर निकलकर इस भय से डरी हुई थी कि उस कमरे की पवित्रता में कोई बाधा न पहुंच जाए। भ्रुकुटियों को तानकर व्योमकेश ने पूछा, तो यह अंतिम बार था जब आपने रेखा को देखा? उसके बाद आपने उसे जीवित नहीं देखा? नहीं। महिला दूसरी बार अपनी चपड़ शुरू करने जा ही रही थी कि नौकर ने नीचे से पुलिस इंस्पेक्टर के आने की सूचना दी और हम लोग नीचे उतर आए। व्योमकेश इंस्पेक्टर बीरेन बाबू से खूब परिचित था। दोनों एक दूसरे के महत्व को समझते थे। बीरेन बाबू मध्य वय का स्वस्थ और मजबूत काठी का बुद्धिमान कर्मठ व्यक्ति था। व्योमकेश के मन में उसके लिए काफी सम्मान था, विशेष रूप से इसलिए कि उसमें आम पुलिस अधिकारियों की तरह दिखावा और दूसरों को नीचा दिखाने की पुलिसिया प्रवृत्ति नहीं थी। मैंने भी कई केसों में देखा है कि व्योमकेश ने उसमें सलाह लेकर ही काम किया है। अपने कामकाज के दौरान उसने जुआरियों, पॉकेटमारों जैसे निचले दर्जे के अपराधियों के बारे में काफ़ी अनुभव और दक्षता हासिल की थी। हमारे अभिवादन पर उसने व्योमकेश को देखकर कहा, क्या हुआ व्योमकेश बाबू, क्या कोई गंभीर बात है? व्योमकेश ने उत्तर दिया, इसका निर्णय तो आप ही करके बताएं, और उसे अंदर लिवा लाया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना, देव कुमार बाबू को उतार करना और अपने भरसक मामले को निपटारा करने में हमें 2 बज गए। उसके बाद घर आकर हमने खाना खाया। जब तक हम उठ पाए सर्दियों की शाम ने घिरना शुरू कर दिया। व्योमकेश गंभीर मुद्रा में बैठा रहा। मेरा मन भी अशांत था। कहाँ तो हम लोग किसी उत्साहवर्धक केस की बाट जो रहे थे और कहाँ इस दुख भरे मामले में फंसकर रह गए। मुझे बराबर हाबुल का चेहरा नजर आता था। मन क्लांत हो गया। धीरे धीरे रात ने संध्या को अपने आवरण में ले लिया। व्योमकेश खिड़की के पास बाहर ताकते बैठा रहा। आखिरकार मैंने ही पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये आत्महत्या का ही मामला है? व्योमकेश चौंक गया। क्या? ओ, ये रेखा का मामला, तुम्हारी क्या राय है? यद्यपि मैं पूर्णतः निश्चित नहीं था, फिर भी बोला, और हो भी कह सकता है, उसकी मंशा उसके पत्र से स्पष्ट होती है। ठीक है, यह मान लिया, पर तुम्हारे विचार से तुम आत्महत्या के तरीके के बारे में क्या कहोगे?
जहर? यह भी तो उसके पत्र से प्रकट होता है। अच्छा, यह भी मान लिया, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब तक वह जहर उसके पास नहीं आ जाता उसने कैसे उसका प्रयोग कर लिया। उसने अपने पत्र में जहर की मांग जरूर की थी, लेकिन वह पत्र अपने गंतव्य तक पहुंचा ही कहाँ। वह तो उसके तकिए के नीचे ही दबा रह गया। जहर उसके पास आया कहाँ से? मैंने कहा, पत्र में कहाँ गया? यदि उसे जहर नहीं मिला तो वह किसी दूसरे तरीके का प्रयोग करने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम क्या सोचते हो कि पत्र को भेजने से पहले दूसरे तरीके का प्रयोग का प्रयास किया होगा? इस बार मैं चुप रह गया। कुछ क्षण बाद व्योमकेश बोला, एक बात और, कोई चूल्हा जलाते समय आत्महत्या नहीं करता। रेखा की मृत्यु एकाएक हुई, बिल्कुल बिजली की चमक की तरह। इससे पूर्व उसे आभास तक नहीं था। दुर्घटना इतनी क्षणिक और तीव्रगामी थी कि शरीर में दूसरी हरकत भी ना हो पाई। जैसी थी वैसी ही रह गई। यहाँ तक कि जली हुई माचिस की तीली भी जलकर वहीं रह गई। ऐसी मृत्यु कैसे हो सकती है, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जितनी जानकारी मुझे जहर की है उनमें मुझे केवल हाइड्रोसाइनिक एसिड ही ऐसा लगता है जिसकी मार इतनी घातक होती है। लेकिन व्योमकेश ने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। मैंने कुछ असमंजस में कहा, इन सब बातों से में मेरी जानकारी अधिक तो नहीं, किंतु ऐसा नहीं लगता कि मौत एकाएक हृदयाघात आघात से हो गई हो? व्योमकेश चुपचाप सोच रहा, फिर बोला, यही एक संभावना मुझे अब उभरती दिखाई दे रही है। रेखा अक्सर सिर दर्द के लिए एस्प्रिन लेती थी। हो सकता है उसका दिल कमजोर रहा हो, लेकिन नहीं, बात कुछ जमने नहीं। मैं इतनी आसानी से हृदयाघात की थ्योरी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि तर्क और सभी संकेत तथा सबूत गवाही उसी की दे रहे हैं। एक भेद भरी मुस्कान के साथ वह बोला, मेरा मस्तिष्क और मन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि यह अप्राकृतिक मौत है, एक असाधारण कुछ ऐसा जैसा भयंकर रूप से गलत हुआ है। लेकिन जाने दो, ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं। कल देखते हैं डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है। कमरे में अंधेरा हो गया। व्योमकेश ने लाइट जला दी। इसी समय दरवाजे पर कुछ हल्की खटखटाहट हुई। इससे पूर्व सीढ़ियों में कोई आहट नहीं हुई। व्योमकेश ने जोर से कहा, कौन है वहाँ, अंदर आ जाओ। एक अनजाने युवक ने धीरे से प्रवेश किया। वह एक स्वस्थ, गठीला, आकर्षक नौजवान था, पर चेहरे पर अवसाद के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने रबड़ सोल के जूते पहने थे, इसलिए सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज नहीं आई। संकोचवश वह 2 कदम चलकर बोला, मेरा नाम मनमथनाथ रुद्रा है। व्योमकेश ने उड़ती नजर उस पर डालते हुए कहा, ओ तो तुम ही हो नोटुदा, आओ अंदर आ जाओ। उसने कुर्सी की ओर इशारा कर दिया। आप मुझे जानते हैं? हाँ, हाल ही में तुम्हारा नाम सुनने का अवसर मिला। तुम रेखा की मृत्यु के बारे में जानना चाहते हो? हाँ हाँ व्योमकेश बाबू, उसकी मृत्यु कैसे हुई यही तो अभी पता नहीं चला। मनमथ ने अपनी उत्सुक आंखों से व्योमकेश को देखा। क्या आपको शक है कि उसने आत्महत्या की है? नहीं, ऐसी संभावना नहीं। तो क्या कोई और? मैं अभी तक इसे निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मनमथ ने अपनी उत्सुक आंखों से व्योमकेश को देखा। क्या आपको शक है कि उसने आत्महत्या की है? नहीं, ऐसी तो कोई संभावना नहीं। तो क्या कोई और? मैं अभी तक इस बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मनमथ हाथों में मुंह छिपाए बैठा रहा, फिर सिर उठाकर कुछ हिचकिचाते हुए बोला, शायद आपने सुना हो रेखा और मेरा। हाँ, मुझे मालूम है। अब तक मनमथ अपने आप को नियंत्रित किए हुए था, लेकिन अब एकाएक वह फूट पड़ा और रूंधे गले से कहने लगा, मैंने हमेशा से ही रेखा को प्यार किया है। तब से जब वह 6 साल की होगी। मैं उसके यहाँ खेलने जाया करता था। बाद में चलकर जब विवाह का प्रस्ताव आया तो मेरे पिता ने सब कुछ इतना मुश्किल कर दिया कि बातचीत ही टूट गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध भी शादी करूंगा। इस बात पर मेरा पिताजी से झगड़ा फसाद भी हुआ। उन्होंने कह दिया कि वे मुझे घर से निकाल देंगे। फिर भी, और यह झगड़ा कब हुआ था? कल दोपहर में। मैंने कह दिया कि मैं रेखा को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगा। पर किसे मालूम था, लेकिन यह हुआ कैसे व्योमकेश बाबू? उसके जीवन को लेकर किसी को क्या मिलता? व्योमकेश मेज पर रखी पेंसिल से खेल रहा था। उसने सिर उठाए बिना कहा, तुम्हारे पिता को तो लाभ मिलता। मेरे पिता? चौंक कर मनमथ खड़ा हो गया। नहीं नहीं, अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? उसकी आंखों में दहशत तैर आई। उसने चारों ओर रिक्त नजरों से ताका और धीरे धीरे कमरे से चुपचाप बाहर निकल गया। मैंने व्योमकेश की ओर देखा। वह अब भी पेंसिल से मेज पर खटपट करने में मशगूल था। दूसरे दिन सुबह हम डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार करते रहे। जब कोई खबर नहीं
तो ब्योमकेश ने पुलिस थाने में फ़ोन किया तो पता लगा कि उनके पास भी अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। शाम को लगभग 4:30 बजे देव कुमार बाबू दिल्ली से पहुंचे। वे हाबुल का तार पाते ही चल दिए थे। दोपहर में कलकत्ता पहुंचे। उनकी आयु कोई 40 के करीब थी, लेकिन आपदा ने उम्र को बढ़ा दिया था। दोहराते शरीर पर उड़े बालों से चांद झलकती थी। आंखों पर भारी चश्मा, बात बात में भूल जाने की आदत से लगता था कि वे भौतिक जगत से ज़्यादा ख्याली दुनिया में खोए रहते थे। उनका बंद गले का कोट, गोल मुंह पर गोल गोल चश्मा कलकत्ता के छात्र वर्ग में खूब प्रचलित था। पड़ोसी के नाते मैंने भी उन्हें देखा था, लेकिन इस विभत्स घटना ने उनके चेहरे का रंग उड़ा दिया था। आंखों के नीचे काले स्याह गड्ढे उनके झूले गालों से मिलकर उनकी आकृति को और भी बोझिल बना रहे थे। आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, आप ब्योमकेश हैं? उत्तर में मैंने ब्योमकेश की ओर संकेत कर दिया। ओह, कहते हुए उन्होंने ब्योमकेश की ओर देखा और मेज के सहारे अपनी बेंत रख दी। ब्योमकेश ने सांत्वना के कुछ शब्द कहे, जिन्हें शायद उन्होंने सुना ही नहीं। बोलने से पहले उन्होंने एक नज़र कमरे के चारों ओर दौड़ाई और फिर थकी आवाज़ में बोले, मैं दिल्ली से कल सुबह 10 बजे चला था और दोपहर 2:30 बजे कलकत्ता पहुंचा हूं। करीब 30 घंटे से ट्रेन में हम शांत बने बैठे रहे। शारीरिक थकान उनके सभी अंगों में दिख रही थी। उन्होंने ब्योमकेश की ओर घूमकर कहा, आपने जो इस विपदा में मेरी अनुपस्थिति में परिवार की सहायता की है, उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। ब्योमकेश बोला, कृपया वह सब छोड़िए। अगर मैंने सहायता की है तो एक पड़ोसी के नाते एक फर्ज के रूप में की है। यह तो आपका विनय है, क्योंकि आप स्वयं ही तो एक व्यस्त व्यक्ति हैं। फिर एकाएक पूछा, उसे क्या हुआ था? कुछ बता पाएंगे? घर में कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया। ब्योमकेश ने शुरू से अंत तक जो देखा था उसका विवरण दे दिया। सुनते हुए देव कुमार बाबू ने अपनी जेब से सिगार निकाला, उसे होठों पर लगाया, फिर बिना सुलगाए ही मेज पर रख दिया। मेरी नज़र बराबर उन्हीं पर जमी हुई थी। वे ब्योमकेश के विवरण सुनने में इतने ताल्लीन हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके हाथ क्या कर रहे हैं। एक बार उन्होंने चश्मा उतारा, कुछ देर तक बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते रहे, फिर चश्मा लगाकर आंखें बंद कर ली। ब्योमकेश के विवरण समाप्त करने के बाद देव कुमार बाबू कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर एकाएक बोले, ओह, वह डॉक्टर रुद्रा मेरे घर में? क्या वह मेरे घर में घुसा था? नीच, कमीना, जंगली राक्षस, पैसे का भूखा। क्या नहीं कर सकता वह पैसे के लिए? वह पिशाच है, पिशाच। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी बेंत को कसकर पकड़ लिया। उनके चेहरे का रंग क्रोध से लाल हो गया, लेकिन कुछ देर में उन्होंने अपने को नियंत्रित कर लिया और हमें अकचक देखते हुए चीप गए। अपने गले को साफ करके उन्होंने कहा, मैं अब चलूंगा ब्योमकेश बाबू, मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और उठकर दरवाजे की ओर चल दिए। दरवाजे पर पहुंचकर वे रुक गए, जैसे एकाएक उन्हें कुछ सूझा हो। वे मुड़कर बोले, मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको इस केस की जांच पड़ताल के लिए जिम्मा देता, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं उतना खर्च नहीं कर पाऊंगा। ब्योमकेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वे बेंत के इशारे से उसे चुप करते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं किसी की सेवा मुफ्त में ले पाऊंगा। पुलिस अपना काम कर रही है, उसे करने दीजिए। और फिर जांच के लिए शेष रहा भी क्या है? कितनी भी जांच हो जाए, मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती। और बिना किसी अभिवादन के वे सीढ़ियां उतर गए। उनके यादगार आगमन के बाद हम लोग चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद ब्योमकेश ने गहरी सांस ली और बोला, चलो, एक संदेह तो दूर हो गया। मैं सोचने लगा था कि देव कुमार बाबू अपनी पहले की संतान से प्यार नहीं करते। यह तो साबित हो गया कि जहाँ तक रेखा का प्रश्न है, वे उससे बहुत प्यार करते थे। देव कुमार बाबू अपना सिगार मेज पर ही भूल गए। ब्योमकेश उसे देखकर बोला, आश्चर्य, कैसे भुलक्कड़ जीव हैं? मैंने कहा, देखा डॉक्टर रुद्रा के प्रति उनका क्रोध? ब्योमकेश ने सुना पर बोला कुछ नहीं। शाम को बीरेन बाबू डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए। वे बोले, रिपोर्ट में कुछ नहीं है, बार बार टेस्ट करने के बाद भी मृत्यु का कारण नहीं पता लगा। मैंने रिपोर्ट पढ़ी। डॉक्टर ने लिखा है कि शरीर पर कोई जख्म या और कोई चिन्ह नहीं पाया गया। रक्त में जहर का कोई अंश नहीं है। हृदय मजबूत और साधारण था, अतः एकाएक आघात मृत्यु का कारण तो नहीं है। ऐसा लगता है कि स्नायु मंडल में अचानक पक्षाघात से मृत्यु हुई है, लेकिन डॉक्टर यह कहने में असमर्थ है कि स्नायु मंडल में अचानक पक्षाघात कैसे हुआ। उसने ऐसा विचित्र केस पहले कभी नहीं देखा जिसमें मृत्यु बिना किसी पूर्व चिन्ह के हुई हो। ब्योमकेश उस रिपोर्ट को लेकर सोचता रहा। उसके माथे पर शिकन बढ़ती गई। बीरेन बाबू ने कहा, यह केस अब निश्चित रूप से
कॉरोनर्स कोर्ट में जाएगा, जहां फैसला होगा अज्ञात कारण से मृत्यु। उसके बाद हम यानी पुलिस स्वतंत्र हो जाते हैं, चाहे तो जांच जारी रखे और ना चाहे तो समाप्त कर दे। व्योमकेश बाबू, आप क्या सोचते हैं, ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच से कुछ निकलेगा? व्योमकेश ने कहा, मैं नहीं जानता कि जांच में कुछ निकलेगा या नहीं, लेकिन जांच जारी रहनी चाहिए। वीरेन बाबू ने उत्साह से पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आपको किसी पर शक है? किसी पर शक नहीं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें कुछ गलत तो हुआ है। वीरेन बाबू ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी लगता तो है। आप देव कुमार बाबू की पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं? व्योमकेश कुछ देर शांत रहा, फिर धीरे से बोला, देखिए, इधर उधर शक फेंकने से तो कोई लाभ नहीं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले मृत्यु का कारण ढूंढना होगा। जब तक हमें यह नहीं पता लगता, तब तक किसी पर शक करने से कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर याद रखने की बात है, जिस समय रेखा की मौत हुई उस समय वहाँ उसकी माँ और भाई ये दो ही घर में मौजूद थे। लेकिन इस कारणवश मुख्य समस्या को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर ही उसे नहीं बता पाया तो? डॉक्टर ने तो केवल लाश ही देखी है, हमने तो बहुत कुछ देखा है, इसलिए यह कोई असंभव नहीं कि हम वह ढूंढ लें जो डॉक्टर नहीं ढूंढ पाया है। कुछ संदेह से वीरेन बाबू बोले, यह तो ठीक है, पर चलिए, आप जो कहते हैं वही सही। आप तो देव कुमार बाबू की तरफ से शुरू से ही हैं और अंत तक रहेंगे भी। लेकिन चलिए, हम लोग मिलकर काम करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो आपस में सलाह मशवरा कर लेंगे। क्षणिक मुस्कान के साथ व्योमकेश बोला, अरे नहीं भाई, अभी थोड़ी देर पहले देव कुमार बाबू यहाँ थे, उन्होंने मुझे ड्यूटी करने से स्वतंत्र कर दिया है। आश्चर्य से वीरेन बाबू ने कहा, अच्छा? हाँ, वे फीस दिए बगैर मेरा काम नहीं चाहते और फीस के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं है। वाह, क्या कहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है? उनकी अच्छी नौकरी है और सुना है काफ़ी मोटी तनख्वाह भी लेते हैं। हो सकता है यह सही भी हो। यह सुनकर वीरेन बाबू की त्योरियां चढ़ गई। वे बोले, अच्छा तो यह बात है, लगता है मुझे देव कुमार के आर्थिक स्थिति का चिट्ठा खुलना होगा। पर उसका और आपको काम पर ना लगाने का रिश्ता क्या हो सकता है? वह किसी को बचाना चाहते हैं? यह सुनकर मेरी हंसी फूट पड़ी। देव कुमार बाबू किसी को बचाने के लिए व्योमकेश की सेवाओं से इनकार कर देंगे? यह विचार मात्र ही हास्यास्पद है। वीरेन बाबू को मेरा हंसना अखर गया। उन्होंने कुछ उखड़ेपन से पूछा, इसमें हंसी की क्या बात है? क्या आपने देव कुमार बाबू को देखा है? मैंने कुछ संजीदगी से उत्तर दिया, नहीं। यदि देखा होता तो समझ जाते मैं क्यों हंसा था। वीरेन बाबू जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने व्योमकेश से कहा, मैं इस केस की छानबीन तब तक करता रहूंगा जब तक मैं इसके तल में नहीं पहुंच जाता। मैं भी देखता हूं कि यह कितना गहरा है, लेकिन आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। देव कुमार बाबू ने भले ही छोड़ दिया हो, पर मैं जब तक जरूरत होगी सहायता के लिए आपके पास आता रहूंगा। ठीक है, यह तो अच्छा प्रस्ताव है, व्योमकेश बोला। मैं अपनी ओर से भरसक सहायता करूंगा। मेरा भी इस केस में निजी स्वार्थ हो गया है, हाबुल के कारण। चलिए ठीक है, पर व्योमकेश बाबू, क्या आप जांच के लिए एक संकेत सुझा सकते हैं? किस दिशा में शुरुआत की जाए? आपकी नज़र में कोई संकेत उभरे तो होंगे ही। व्योमकेश ने कुछ देर सोचकर कहा, क्यों ना शुरुआत डॉक्टर रुद्रा से ही की जाए, संभवतः रहस्य की कुंजी उन्हीं के पास मिल सकती हो। वीरेन बाबू जरा चौंक कर बोले, ओह तो ठीक है, आप कहते हैं तो। उनका सिर कुछ सोचने में झुक गया। वैसे ही वे चले गए। 5-6 दिन ऐसे ही बीत गए। व्योमकेश पहले जैसी मुद्रा में लौट गया था। सुबह अखबार पढ़ता, खिड़की से खाली आंखों से देखा करता, शाम को भी मेज पर पैर टिकाकर खिड़की से बाहर का नजारा देखता। वीरेन बाबू का भी आना नहीं हुआ, इसलिए हमें पता भी नहीं कि केस में कितनी प्रगति हुई। बस एक ही आगंतुक था, हाबुल। 2-3 रोज में वह आकर बैठ जाता और सूनी सूनी उदास आंखों से सबको देखता रहता। व्योमकेश ने उसके हौसला बढ़ाने के लिए क्या क्या ना कहा, पर उसकी सूनी आंखों में अंतर नहीं आया। हम पूछते भी कि घर में क्या हो रहा है, उसका भी उत्तर हाबुल केवल देखते रहने में ही दे जाता। शायद गम के सैलाब में उसकी मस्तिष्क को जड़ बना दिया था। वह हमें एक एक करके देखता और चुपचाप दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ उतर जाता। वह अपने घर के बारे में जो कुछ इशारों में बता पाया, उससे लगा कि उसकी सौतेली माँ का व्यवहार और भी कर्कश हो गया है। अंततः एक दिन वह आया और गहरी सांस लेकर बोला, पिताजी आज रात पटना जा रहे हैं, शायद उनका लेक्चर है। मैंने अनुमान लगाया कि देव कुमार बाबू शोकाकुल वातावरण में से त्रस्त होकर पटना भाग रहे हैं। उन जैसे भुलक्कड़ वैज्ञानिक का जीवन वास्तव में दयनीय हो गया था। उस दिन बाबू का आगमन हुआ। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि केस में वे अधिक बढ़ नहीं पाए हैं। व्योमकेश ने उनका भरपूर स्वागत किया। चाय का समय था और चाय भी आ गई।
ब्योमकेश ने बीरेन बाबू की ओर देखकर पूछा, तो कैसा चल रहा है? चाय की चुस्की लेकर बीरेन बाबू ने गंभीर मुद्रा में कहा, कोई भी प्रगति नहीं, किसी भी ओर कुछ नहीं मिल पाया अभी तक। सबूत तो छोड़िए, शक की गुंजाइश भी नहीं बन पा रही। अलबत्ता अब मुझे यह विश्वास जरूर हो गया कि यह रहस्य बहुत ही कहीं गहराई में छुपा है। कदम कदम पर जितना मैं फेल हो रहा हूँ उतना ही विश्वास गहराता जा रहा है। ब्योमकेश ने पूछा, मृत्यु के कारण की खोज में कुछ नया पता लगा? बीरेन बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं डॉक्टर के पास गया था। वैसे तो अपनी रिपोर्ट के बाहर वे कुछ कहने को तैयार नहीं, पर मुझे लगता है उनके पास एक थ्योरी है। उनका अनुमान है कि मृत्यु किसी अज्ञात जहर की गैस सूंघने से हृदयघात के कारण हो सकती है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, किंतु लगता है उनका विश्वास कुछ ऐसा ही है। ब्योमकेश ने एक क्षण सोचने के बाद कहा, क्या आपने उन्हें बताया कि मृत्यु चूल्हा सुलगाने के समय हुई? हाँ, ये बताया। मिनट और चिंतन के बाद ब्योमकेश ने कहा, चलिए यह तो ठीक है। और दूसरी तरफ क्या आपने डॉक्टर रुद्रा के बारे में पता किया? हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला कि वह व्यक्ति निहायत ही कमीना और पैसे के लिए खून चूसने वाला राक्षस है। और अफवाह तो यह भी है कि अपने आविष्कार का प्रयोग करने के चक्कर में उसने टेटनस के अनेक रोगियों का सफाया तक कर दिया, लेकिन इस केस में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। यह सही है कि देव कुमार बाबू की लड़की और डॉक्टर रुद्रा के लड़के की बातचीत चल रही थी। डॉक्टर रुद्रा ने दहेज के 10,000 रुपये की मांग रखी थी, जिसे देव कुमार बाबू ने पैसा ना होने की वजह से ठुकरा दिया था। लेकिन डॉक्टर रुद्रा का लड़का एक होनहार युवक है। उसने अपने पिता का विरोध किया और इसको लेकर पिता से उसका झगड़ा भी हुआ। इसी बीच यह दुर्घटना भी हो गई और रेखा एकाएक मर गई। उसके बाद से मुझे पता लगा है कि लड़के ने घर छोड़ दिया है। उसका विश्वास है कि रेखा की मौत के लिए उसके पिता अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। मनमत के घर छोड़ देने की खबर नहीं थी। शेष बातें हमारे लिए नई नहीं थी। जब वीरेन बाबू चुप हो गए तो ब्योमकेश ने पूछा, आपने कहा था कि देव कुमार बाबू की आर्थिक स्थिति के बारे में पता करेंगे, क्या कुछ पता किया? हाँ, पता किया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कोई उधार वगैरह नहीं है, पर 10 से 12 हज़ार एक बार में शादी में लगाना उनके लिए संभव नहीं है। वे रुपये पैसों के मामले में ज़्यादा परवाह नहीं करते। दूसरे, व्यवहारिक भी कम है। हालांकि कॉलेज से 800 रुपये का अच्छा खासा वेतन मिलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेतन का बड़ा भाग बीमा कंपनी को प्रीमियम चुकाने में खर्च हो जाता है। उन्होंने जीवन बीमा कराया है, वह भी इतनी देर से कि महीने का प्रीमियम भी एक बड़ी रकम हो जाती है। उसको चुकाने के बाद वेतन में ज़्यादा कुछ बच नहीं पाता है। ब्योमकेश ने आश्चर्य से पूछा, 50,000 रुपये? यह तो और क्या पॉलिसी उन्हीं के नाम पे है? उनके अकेले नहीं, संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम है। यह बीमा उन्होंने पिछले वर्ष ही करवाया है। उनकी दूसरी शादी है। यदि उन्हें एकाएक कुछ हो जाए तो उनकी बेचारी विधवा बेसहारा ना हो जाए। मेरे विचार से इसलिए उन्होंने संयुक्त बीमा करा है। बच्चों को इसमें से कोई भाग नहीं मिलेगा। अच्छा, और कुछ? और क्या, मैंने हाबुल पर भी नज़र रखने के लिए एक आदमी को लगा दिया, पर शायद उससे ही कुछ नया पता लग जाए। लड़का तो जैसे पागल हो गया। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया, दिन भर सड़कों को नापता फिरता है, कभी कभी चुपचाप पार्क में बैठा रहता है और लगभग रोजाना आपके यहाँ एक चक्कर जरूर लगाता है। मैंने देखा एकाएक ब्योमकेश आलस्य छोड़कर चपल हो गया। इतने दिनों बाद उसकी आंखों में चमक देखकर मुझे लगा कि जरूर उसमें कोई नया आभास है। मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई। मैं समझा कि शायद वह कुछ बोलेगा, लेकिन ब्योमकेश अपने चेहरे पर प्रत्यक्षता कुछ प्रकट न करते हुए अपने पहले अंदाज में ही बोला, हाबुल को तो छोड़ दिया जाए, क्या आप लौट कर पुलिस थाने जाएंगे ना? अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको फ़ोन करूंगा। बीरेन बाबू को ब्योमकेश का व्यवहार थोड़ा अटपटा जरूर लगा, पर उन्होंने प्रकट नहीं किया और चले गए। उनके चले जाने के बाद ब्योमकेश तेज कदमों से कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक फिर कौंधने लगी। मैं पूछने ही जा रहा था कि उसने बीरेन बाबू को एकाएक क्यों इस प्रकार विदा कर दिया, तभी देखा कि वह रुक गया है। उसने कुर्सी से शॉल उठाते हुए कहा, चलो जरा घूम कर आते हैं, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। हम दोनों बाहर निकल गए। ब्योमकेश का बिना किसी उद्देश्य के घर से निकल जाना कोई नई बात नहीं थी। यह उसके व्यवहार में शामिल था। कोई काम न रहने पर चुपचाप कोने में बैठा रहना भी उसकी विशेषताओं में से
एक था। उसके साथ रह रहकर मैं भी आलसी बन गया था और बाहर घूमने की अभिलाषा लगभग समाप्त हो गई थी। इसलिए मुझे खुशी हुई कि आखिरकार व्योमकेश अपने गर्म मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए बाहर निकलने को तो तैयार हुआ, लेकिन जैसे तैसे हम चलने को तैयार हुए मेरी खुशी डूबने लगी। व्योमकेश की चाल बहुत तेज थी। वह इतनी तेज चल रहा था कि रास्ते के लोगों से टकराने लगा। मैंने उसे थोड़ा आहिस्ता चलने को कहा, पर उस पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। उसकी चाल इतनी तेज थी कि भीड़ में कभी वह वृद्ध व्यक्ति के पांव पर चढ़ जाता तो कभी कॉलेज जाती कन्या से टकराते टकराते बचता, जैसे एक धुन में चला जा रहा कोई चक्रवात हो। मैंने कभी उसका यह पागलपन नहीं देखा। मैं समझ रहा था कि उसे जरूर कुछ ऐसा सूत्र मिला है जिसको पकड़ने की दौड़ में उसकी मानसिक श्रम की तेज रफ्तार के मुकाबले उसका शारीरिक श्रम पिछड़ता जा रहा है। लेकिन सड़क पर चलने वालों को कौन कहे। और इस तरह से लोगों की गालियां और कटाक्ष झेलते हुए हम कॉलेज स्क्वायर पहुंच गए। पूरा वातावरण कॉलेज के छात्र छात्राओं से अटा पड़ा था। उनकी हंसी, ऊंची आवाज़ों में बातें, नोक झोंक। मैं मौका देखकर व्योमकेश को बाहों में पकड़कर एक कोने में ले गया। चौक के बीच देव कुमार बाबू आज शाम को पटना जाने वाले हैं ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वे नहीं जा सकते। उन्हें व्योमकेश आगे भीड़ देखकर और तेजी से चलने लगा। मैंने देखा कि एक कॉर्नर के एक बेंच के पास लोगों की भीड़ जमा है। वे जोर जोर से बोले जा रहे हैं। जो लोग कुछ दूरी पर खड़े थे वे गर्दन झुकाकर उसी ओर जानना चाहते थे देख करके कि क्या हुआ। उनके चेहरों से लग रहा था कि वहाँ कोई असाधारण घटना घटी है। वहां पहुंचकर व्योमकेश भीड़ में घुस गया। उसने पूछा, मामला क्या है? एक युवक ने उत्तर दिया, मुझे ठीक से पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई बेंच पर बैठे बैठे मर गया। व्योमकेश ने भीड़ में घुसकर रास्ता बनाया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। बेंच के पास पहुंचने के बाद हमने देखा एक युवक सिर नीचे किए हुए बैठा है, जैसे कि सो गया हो। उसका सिर सीने की ओर लटका था और पैर आगे की ओर थे। उसके होठों के बीच एक सिगरेट चिपकी हुई थी, पर उसे जलाया नहीं था। उसके बाएं हाथ की मुट्ठी में माचिस थी। एक मेडिकल छात्र ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की और बोला, सांस नहीं है, इसकी मृत्यु हो गई। शाम का झुटपुटा हो गया था और भीड़ में स्पष्ट कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। व्योमकेश ने मृत युवक की ठोड़ी को उठाकर चेहरा देखना चाहा, पर चेहरा देखते ही जैसे करंट लग गया। मेरा हृदय भी धक से रह गया। वह हाबुल था। जल्दी ही पुलिस आ गई। हमने देव कुमार बाबू का पता दे दिया और वहां से चल दिए। रास्ते में सड़क की रोशनी जल गई थी। तेज कदमों से लौटते वक्त व्योमकेश दहशत से त्रस्त आवाज में धीरे से बोला, किस्मत ने कितना भयंकर बदला लिया, कितना विभत्स मजाक है। मेरा मस्तिष्क बिल्कुल बुझ चुका था, लेकिन इस शोक के वातावरण में मैं केवल यही कामना कर रहा था कि यदि इस जीवन के परे भी कोई दुनिया है तो हाबुल की प्यारी बहन की आत्मा का मिलन अपने भाई की आत्मा से हो गया होगा। घर पहुंचकर व्योमकेश ने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर में मैंने उसको फ़ोन करते हुए सुना। करीब 1 घंटे बाद व्योमकेश अपने कमरे से निकला और थकी हुई आवाज़ में उसने पुतीराम से चाय लाने को कहा। उसके बाद वह सिर झुकाए सोचता रहा। मैंने भी उसे परेशान करना उचित नहीं समझा। 8:30 बजे बीरेन बाबू आ गए। व्योमकेश ने उनसे पूछा, आप वारंट लेकर आए हैं? बीरेन बाबू ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ मिनटों में हम लोग देव बाबू के घर के सामने खड़े थे। घर में मरघट जैसी शांति थी। कहीं कोई लाइट का चिन्ह नहीं था, केवल नीचे के कमरे में रोशनी हो रही थी। व्योमकेश ने दरवाजा खटखटाया। कोई उत्तर न मिले पर उसने दरवाजा ठेला तो वह खुल गया। हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया। छोटे से कमरे में एक सोफे पर देव कुमार बाबू चुपचाप बैठे थे। हमारे अंदर आने पर उन्होंने रक्त रंजित नेत्रों से हमें देखा और कुछ क्षण यूं ही देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर एक कटु मुस्कान उभर आई। सिर हिलाकर वे बड़बड़ाए, मेरी तमाम मेहनत, शोध का फल सब कुछ व्यर्थ ही रह गया। मैंने समुद्र मंथन किया और मिला क्या? जहर की हांडी।
बीरेन बाबू ने आगे बढ़कर कहा, देव कुमार बाबू, हमारे पास आपके नाम का वारंट है। जैसे वे होश में आ गए, उन्होंने इंस्पेक्टर की वर्दी देखकर कहा, आप आ गए, अच्छा हुआ। मैं स्वयं पुलिस स्टेशन जाने की सोच रहा था। उन्होंने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर कहा, लीजिए हथकड़ी लगा दीजिए। वीरेन बाबू बोले, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कृपया करके पहले अपने खिलाफ चार्ज सुन लीजिए जो आप पर लगाए गए हैं, और फिर ऐसे दिखाया जैसे पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। किंतु देव अवस्था में चले गए। उन्होंने पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ढूंढने की कोशिश करते करते फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया, किस्मत और नहीं तो क्या। हाबुल ही क्यों वह माचिस का प्रयोग करेगा। मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। मैं चाहता था कि रेखा की शानदार शादी करूं, मेरी खुद की एक बड़ी प्रयोगशाला हो, हाबुल को पढ़ने विदेश भेजूं। उसने पॉकेट से सिगार निकालकर होठों पर लगाया। व्योमकेश ने अपनी जेब से माचिस निकालकर उनके सिगार को सुलगा दिया। उसने कहा, देव कुमार बाबू, आपको वह मैच बॉक्स हमें दे देनी होगी। देव कुमार ने बाबू ने चौंक कर देखा। व्योमकेश बाबू, आप ही हैं? घबराइए नहीं, मैं अपने को नहीं मारूंगा। मैंने अपने बेटे बेटी को मार दिया। मैं तो अब चाहता हूँ कि मुझे अपराधी की तरह फांसी पर लटकाया जाए। व्योमकेश ने कहा, तो कृपया वह मैच बॉक्स दे दीजिए। देव कुमार बाबू ने अपनी जेब से मैच बॉक्स निकालकर सामने मेज पर रख दिया। यह रहा वह मैच बॉक्स, लेकिन खबरदार, यह एक खतरनाक चीज है। हर तीली में जहर लगा है, एक बार जलाई की गए बच नहीं सकते। व्योमकेश ने मैच बॉक्स उठाकर बीरेन बाबू को दिया। उन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी पॉकेट में रख लिया। देव कुमार बाबू फिर बोलने लगे, क्या खूब आविष्कार है, एक बार के जलाने पर मौत, और किसी तरह कोई सबूत भी नहीं। यह आविष्कार आधुनिक युद्ध की परिभाषा को ही बदल डालता है। केवल जहर ही नहीं है, यह विनाश का सूत्र है। लेकिन सब कुछ डूब गया, और एक लंबा निश्वास छोड़कर वे पस्त हो गए। बहुत ही आहिस्ता से बीरेन बाबू ने बोले, देव कुमार बाबू, अब चलने का समय आ गया, चलिए। वे तपाक से उठ गए। कुछ संकोच करते हुए व्योमकेश ने पूछा, क्या आपकी पत्नी घर में मौजूद है? पत्नी? देव कुमार बाबू की आंखें क्रोध से भयानक हो गई। वे जोर से पागलों की तरह चिल्लाए, पत्नी? पत्नी? मेरी फांसी के बाद उसे ही मेरे बीमा की पूरी रकम मिलेगी। यही तो किस्मत का खेल है। आइए चलते हैं। टैक्सी बुलाई गई। व्योमकेश ने उन्हें टैक्सी में ले जाकर बैठाया। उनके बराबर बीरेन बाबू बैठे। जाने कहाँ से दो सिपाही प्रकट होकर टैक्सी में बैठ गए। देव कुमार बाबू अंदर से चिल्लाए, व्योमकेश बाबू, आप चाहते थे ना मेरी रेखा की मौत के रहस्य आप सुलझाए। मैं आपका आभारी हूँ। हम लोग फुटपाथ पर खड़े रह गए और टैक्सी चली गई। एक दिन तक व्योमकेश ने इस केस की चर्चा नहीं की। मैं उसकी मस्तिष्क की हालत समझ सकता था, इसलिए मैंने भी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। पर तीसरे दिन शाम को अपने आप ही बोलने लगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, बदले की भावना घर आती है अड्डा जमाने के लिए, और यही देव कुमार बाबू के साथ हुआ। वे अपनी पत्नी की हत्या करने चाहते थे, लेकिन किस्मत देखिए, 2 बार उन्होंने अपना निशाना बनाया तो दोनों बार अपना बेटा बेटी खो बैठे, जो उन्हें अपने जीवन से भी ज़्यादा प्यारे थे। यह विधि का विधान ही था कि देव कुमार बाबू अनजाने ही में एक असाधारण आविष्कार करने में सफल हो गए थे, जिसकी उन्होंने स्वयं कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन आर्थिक साधन के अभाव में वे उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाए। ऐसे आविष्कार का कॉपीराइट बुक करने के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणिज्यिक मार्केट में इसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन युद्धोन्मुख देश जैसे जर्मनी, जापान अथवा फ्रांस आदि को इस आविष्कार की यदि भनक भी पड़ जाए, तो वे इस फार्मूले को लेकर अपनी प्रयोगशालाओं में शोध करके नरसंहार का हथियार बनाने में जुट जाएंगे, और आविष्कार करने वाले ना तो कुछ कर पाएगा और ना ही कोई लाभ होगा। इसलिए देव कुमार बाबू ने इसको अपने तक ही सीमित रखा था। इस जहर के विभिन्न प्रयोगों के लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान की जरूरत थी, और इसलिए उन्हें आर्थिक अनुदान चाहिए था। लेकिन आर्थिक सहायता का कोई यह प्रश्न नहीं था। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि इसके प्रयोग पर शोध करने के लिए उन्हें अपनी प्रयोगशाला चाहिए थी। उसके लिए पैसे का होना जरूरी था, और पैसे आते कहाँ से। इधर घर में उनका जीवन दुश्वार होता जा रहा था। उनकी पत्नी ने अपनी हरकतों से उनकी स्थिति को दयनीय बना दिया था। जो लोग मानसिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें घरेलू जीवन में अमन चैन की जरूरत होती है, किंतु उनके जीवन में इसका नितांत अभाव था। उनकी पत्नी की तुनक मिजाजी, रूखापन और बात बात पर रोने पीटने के व्यवहार ने देव कुमार बाबू के जीवन को बेजार कर दिया। स्वभाव से वे एक शांत पुरुष थे। एक शांतिपूर्ण जीवन में रहकर अपने वैज्ञानिक शोध में प्रगति करते रहने की चाह थी। अपने बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने बच्चों को कितना ख्याल किया करते थे। उनकी दूसरी पत्नी ने यदि प्रयास किया होता
तो वह भी उनके प्रेम की भागीदार बन सकती थी, किंतु उसकी प्रकृति का गठन ही दूसरा था और नौबत यहाँ तक आ गई कि देव कुमार बाबू उसके चेहरे तक से नफरत करने लगे। साधारणतः कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या तब तक नहीं करना चाहेगा जब तक कि उसका बर्दाश्त का पैमाना भर नहीं जाता। देव कुमार बाबू का पैमाना भी भर चुका था और यही वह समय था जब वह घातक जहर उनके हाथ लग गया। उन्होंने दिमाग से सोचा यही मौका है, वह अपनी पत्नी को इसमें से हमेशा ही छुट्टी पा जाए। उन्होंने भीतर ही भीतर अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया और तब उन्होंने बीमा कंपनी का वह विज्ञापन देखा जिसमें कहा गया है कि पति पत्नी संयुक्त रूप से जीवन का बीमा कर सकते हैं और यदि दोनों में से कोई उस दौरान मर जाता है तो पूरी रकम दूसरे को मिल जाएगी। इसको पढ़कर उनके सभी इस प्रकार के संदेह दूर हो गए। ऐसा अवसर उन्हें कैसे फिर कहाँ मिलता। वे दोनों का संयुक्त बीमा करने के बाद अपने ही आविष्कार से उससे हमेशा की छुट्टी पा लेंगे। एक तीर से दो निशान, पैसा भी मिलेगा और छुट्टी भी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। देव कुमार बाबू ने पहला काम बीमा करवाया, फिर अवसर की तलाश में समय गुजारने लगे। जल्दबाजी करने से बीमा कंपनी को संदेह का निमंत्रण देना था। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। अंततः उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों में अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दे देने का निर्णय लिया। जो जहर उन्होंने आविष्कृत किया था उसमें विस्फोटक तत्व थे। जब तक उन तत्वों को नहीं छेड़ा जाता वह सामान्य ही रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका संपर्क अग्नि से होगा उसके विस्फोटक तत्वों से जहरीली गैस निकलेगी जिसे मात्र सूंघ लेने पर तत्काल मृत्यु निश्चित है। अब देव कुमार बाबू ने अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक बहुत ही नायाब तरकीब निकाली। ऐसी तरकीब एक वैज्ञानिक के मस्तिष्क में ही पैदा हो सकती है। उन्होंने माचिस की कुछ तीलियों के मसालों पर इस जहर का लेप कर दिया। मैं नहीं कह सकता कि लेप चढ़ाने का तरीका उन्होंने क्या अपनाया होगा, किंतु इसका परिणाम यह निकला कि जो भी व्यक्ति उस तीली को माचिस पर रगड़ेगा तो गैस सूंघते ही तुरंत मर जाएगा। इन तीलियों को बना लेने के बाद देव कुमार बाबू ने दिल्ली में होने वाली साइंस कॉन्फ्रेंस में अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे जाने का दिन आ गया। उन्होंने प्रस्थान से पूर्व रेखा के कमरे में रखी माचिस की तीलियों में उस जहर की एक तीली को रख दिया और चले गए। उन्हें मालूम था कि उनकी पत्नी रोजाना लैंप जलाने के लिए माचिस जलाती है। इस माचिस का प्रयोग कहीं और नहीं होता। कल या कभी भी माचिस जलाने में वह तीली उसके हाथ लग ही जाएगी। उस समय देव कुमार बाबू बहुत देर दिल्ली में होंगे। कोई शक भी नहीं कर पाएगा कि वह उनका काम हो सकता है। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था, किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेखा चूल्हा जलाने गई, वहां उसे माचिस नहीं मिली। माँ के कमरे से माचिस लेकर गई। माचिस जलाने को हुई, उसका हाथ उसी जहरीली तीली पर पड़ा और देव कुमार बाबू ने दिल्ली से लौटकर जब यह विभत्स घटना देखी तो उनके हृदय में पत्नी के लिए नफरत की आग और तेज हो गई। वे गम में डूब गए। चूंकि उनकी बेटी मर चुकी थी इसलिए अब उनकी पत्नी को मरना ही था। कुछ दिन और बीते। उन्होंने एक फिर जहरीली तीली को माचिस में रखा और पटना जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन विपदा ने देव कुमार बाबू के जाने के पहले ही अपना तांडव दिखा दिया। हाबुल को सिगरेट पीने की आदत थी। उसकी माचिस संभवतः खाली हो गई थी, इसलिए उसने अपनी माँ की माचिस से कुछ तीलियां निकालकर अपनी माचिस में रखी और घूमने निकल गया। और देव कुमार बाबू ने विज्ञान के महासमुद्र में मंथन कर बड़े यत्न से जो रत्न पाया था, उन्हें लगा कि उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होगी। उन्हें जरा भी संकेत ना मिला कि वास्तव में उनकी उपलब्धि इतनी जहरीली और विनाश घातक होगी। उनके द्वारा निर्मित जहर की चिंगारी उन सबको सुहा कर देगी जो उन्हें जीवन में प्यारा था। व्योमकेश ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। क्वेश्चन मौन रहकर मैंने ही पूछा, अच्छा यह बताओ तुम्हें कब शक हुआ देव कुमार बाबू अपराधी हैं? जिस समय मुझे पता लगा कि उन्होंने 50,000 रुपये की बीमा पॉलिसी ली है। उससे पहले तो यह भी नहीं सोचा था कि रेखा की हत्या के पीछे कोई उद्देश्य भी हो सकता है, क्योंकि उसकी हत्या से किसी को क्या फ़ायदा होना था। किसी के मार्ग में कोई बाधा भी नहीं पहुंचा रही है और यह भी सोच ना पाए कि रेखा हत्यारे का लक्ष्य क्यों हो सकती है। लेकिन एक बहुत ही छोटा सा सूत्र मुझे अन्यंत्र मिल गया। जब रेखा के पोस्टमार्टम से कुछ तथ्य नहीं मिला तो मेरे सामने एक संभावना रह गई, बहती जहर में रेखा की मृत्यु होना। उसकी जानकारी अभी तक वैज्ञानिक जगत को नहीं हो गई, अर्थात यह कोई नया आविष्कार है। तुम्हें याद है देव कुमार बाबू का दिल्ली का भाषण? उस समय हम लोगों ने उसे एक असफल वैज्ञानिक का प्रलाप कहकर मजाक बनाया था। हमें क्या पता था कि वह एक कर्मठ वैज्ञानिक की विलक्षण खोज का संकेत है। जो भी हो, सवाल यह है कि यह आविष्कार किसके हाथ हुआ। दृश्य में 2 ही वैज्ञानिक हैं, पहले डॉक्टर रुद्रा और दूसरे देव कुमार। इसमें डॉक्टर रुद्रा चूंकि डॉक्टर हैं इसलिए शक उन पर जाता है, क्योंकि किसी जहर के लिए उनकी पहुंच आसान है। दूसरे आविष्कार करता है देव कुमार बाबू।
तो क्यों वे अपनी पुत्री को ही जहर देंगे? इसलिए शक डॉक्टर रुद्रा पर जाकर टिकता है। फिर भी मेरा मन इस धारणा पर स्थिर नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर रुद्रा एक नीच व्यक्ति थे, किंतु क्या वे केवल इसलिए रेखा की हत्या कर सकते थे क्योंकि उनके लिए उनका बेटा उनसे विमुख हो गया? और मान भी ले वे चाहते भी रहे हो, पर वे रेखा तक पहुंचे कैसे? वे किसी के घर में वह जहर कैसे ले जा सकते हैं? रेखा और मन्मथ आपस में मिला करते थे, छत पर एक दूसरे को छट्टियां फेंका करते थे। इसकी जानकारी डॉक्टर रुद्रा को कहाँ थी? दिमाग में किसी एक कोने में यही धारणा पल रही थी कि हत्या किसी जहरीली गैस से हुई है। जरा सोचो, रेखा के हाथ की उंगली में जली हुई तीली थी और दूसरी मिट्टी में माचिस की डिबिया। इसका सीधा अर्थ यह था कि मृत्यु उसके माचिस जलाते ही हुई है। यह मात्र इत्तेफाक हो सकता है या फिर माचिस के घिसने और उसके बाद की घटना का कोई लिंक हो सकता है। देव कुमार बाबू ने भी बहुत सतर्कता बरती थी। उन्होंने मैच बॉक्स में केवल एक ही जहरीली तीली रखी थी, जिससे कि यदि शेष तीलियों की जांच की जाए तो कोई सबूत ना मिल पाए। मैं जो माचिस लाया था उसमें मैंने अन्य तीलियों की जांच की तो कुछ नहीं मिला। हाबुल के केस में भी माचिस में केवल एक जहरीली तीली थी, लेकिन भाग्य की क्रूरता देखो, पहले ही तीली को उठाया और वही जहर की निकली। अजीत, तुम लेखक हो, तुम्हें इससे कुछ सीखने का कोई पाठ नहीं दिखाई देता? जिस दिन मनुष्य ने दूसरे के संहार के लिए जिन शस्त्रों का आविष्कार किया, उसी दिन उसने उन्हीं शस्त्रों द्वारा स्वयं के विनाश की इबारत भी लिख ली। जिस प्रकार दुनिया में चोरी छिपे जिन विनाशकारी शस्त्रों का आविष्कार किया जा रहा है, वही एक दिन पूरी मानव जाति का नाश कर देंगे, उस राक्षस की तरह जो ब्रह्मा की कल्पना से ही पैदा हो गया था, जैसे फ्रैंकस्टीन जो अपने ही जन्मदाता को खा गया। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? रात के अंधेरे में मैं ब्योमकेश को ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन यह जरूर लगा कि उसके विचार वास्तव में आने वाले कल की भविष्यवाणी है।